डाउट डिस्कशन में अगर हम बात करें डेरिवेशन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कैपिटल बी एट एक्सिस ऑफ करंट कैरी कॉइल। करंट कैरी कॉइल सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करना। ये आपके पास में करंट कैरी कॉइल है, सेंटर है, ये एक्सिस हो गए। सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका डेरिवेशन आसान है। क्या निकल के आता है सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है? देयर आर 4 ब्रैकेट्स। पहले ब्रैकेट में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सेकेंड वाले ब्रैकेट में आई अपॉन रेडियस, उसके बाद वाले ब्रैकेट में 2 पाई और लास्ट ब्रैकेट में कैपिटल है नंबर ऑफ टर्न्स। एक्सिस पर ये रहा, यहां पर हमें चाहिए ये जो सिलेक्टेड पॉइंट होता है एक्सिस पर, वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? एक्स डिस्टेंस पर है। तो एक्सिस पर b की वैल्यू देखो, फार्मूले याद है तो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू कैपिटल m अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2, जहां पर कैपिटल m की वैल्यू क्या होती है? NIA, जहां पर a होता है एक टर्न का एरिया, एक टर्न का एरिया, एरिया ऑफ 1 टर्न। क्योंकि आपने कैपिटल R मानी हुई है कॉइल का रेडियस, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की बात हो रही है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन देख लें आप। और ये जो है मैक्सिमम 5 मार्क्स और मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। योर प्रेजेंटेशन शुड बी नीट एंड क्लीन, अच्छा सा डायग्राम बनाइए। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसकी तरफ चलते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो ये है, ये आपके पास में वायर है करंट कैरी, I1 करंट है और इसके पास में I2 करंट है, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो एक वायर दूसरे वायर पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। जब करंट डायरेक्शन में सेम होती है तो फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्शन। और जब करंट डायरेक्शन में अपोजिट होती है तो फोर्स कैसा होता है? रिपल्सन। तो उस फोर्स का डेरिवेशन क्या निकल के आता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। इफ यू हैव ए फार्मूला तो सीधे न्यूमेरिकल कर पाओगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला आता था dF अपॉन dl इज इक्वल टू आता था एनीवन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन कैपिटल R, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कैपिटल R है। इसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फिर और आगे अगर मूव करें, ये दो डेरिवेशन आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो रहा है। ये जो है आपका 2 से 3 मार्क्स होगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो केवल इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी डाल दें। DF क्या है? आप वायर में एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, तो छोटे से एलिमेंट में जो फोर्स लग रहा है वो छोटा सा होगा, उसी छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है वो क्या होती है? DL होती है, DF अपॉन DL। ये सेकंड नंबर पर डेरिवेशन, ये डेरिवेशंस की हम बात कर रहे हैं। फिर जब हम चलते हैं, जैसे अगर आप इसकी बात करो कि ये जो डेरिवेशन है वो आप किसकी हेल्प से करते हैं, तो ये डेरिवेशंस हम लोग दियोसावर्स लॉ की हेल्प से करते हैं। और ये डेरिवेशन किसकी हेल्प से करते हैं? तो मैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से करते हैं। ये मैग्नेट की मैं बात कर रहा हूं। तो ये हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए नंबर 1 हो गया। ये आपका बाद का इंपॉर्टेंट, ये नंबर 2 हो गया। फिर चलते हैं डेरिवेशंस की अगर बात करते हैं, तो आपसे 3rd नंबर पर रहता है सॉलिनॉइड का कैपिटल B, कैपिटल B एट एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड, एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड। क्या फार्मूला आता है?
ये आता है म्यू नॉट एन आई, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। टोराइड के केस में भी फार्मूला यही होता है, यहाँ पे जो ये स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। डेरिवेशन आपका सॉलिनॉइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट पर चले, अगर हम लोग डेरिवेशंस की बात हो रही है तो उसके बाद जब हम और पीछे चलते हैं, क्योंकि इस मैग्नेट से आगे डेरिवेशन बहुत रेयरली मिलेंगे, शायद ही कोई डेरिवेशन आपको मिलेगा, मैग्नेट में डेरिवेशन ज्यादा होंगे। फिर जब हम और पीछे की तरफ चलते हैं तो फिर हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी में आता है। इलेक्ट्रिसिटी में एज इट इज कोई डेरिवेशन नहीं है, नो डेरिवेशन, नो डेरिवेशन इन इलेक्ट्रिसिटी। इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं, कोई बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस है नहीं। अब जैसे अगर आप बोलो कि हम रीड स्टोरब्रिज का प्रिंसिपल देख रहे हैं, दैट इज नॉट द डेरिवेशन, वो तो एक्टिविटी है ना। हम ओम्स लॉ को डिराइव कर रहे हैं तो वो एक छोटा सा डेरिवेशन है। तो इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा कोई डेरिवेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो वो नहीं दिखता है। और उसके बाद में जब हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड सारे डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड सारे डेरिवेशन। ये है लास्ट मोमेंट का डेरिवेशन एनालिसिस फ्रॉम माय साइड। डेरिवेशन में अगर आप होंगे तो रिजल्ट्स यहाँ कहीं से जरूर मिलने चाहिए। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है इसके आने की रहती है, एक्सिस का फार्मूला जब हम डिराइव करते हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग लिखेगा जिसके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, फिर ये है, देन ये है, और उसके बाद ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो कॉमन सी प्रॉब्लम रहती है, आपके पास में लाइमन सीरीज है, आपके पास में बामर सीरीज है, आपके पास में लाइमन बामर पार्शियल सीरीज है, आपके पास में ब्रैकेट सीरीज है, और फिर फुल सीरीज है। तो इन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो देखिए 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू है आर जेड स्क्वायर, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस का 1 बाई n2 स्क्वायर। अब n1 फिक्स होता है हर सीरीज का, जैसे यहां का n1 क्या होता है 1, और बामर सीरीज का n1 क्या होता है 2, पार्शियल सीरीज का n1 क्या होता है 3, ब्रैकेट सीरीज का n1 क्या होता है 4, और फुल सीरीज का n1 क्या होता है 5। ये आपको पता है कि ये जो है लाइमन सीरीज से लेकर के और फुल सीरीज तक का n1 फिक्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो n1 n2 नियर बाई, जैसे यहां का लाइमन का जो n2 है वो क्या होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो लाइमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो n1 और n2 नियर बाई, यानी कि जस्ट पास पास वाले, यानी ये देखिए ये n1 n2। भाई लाइमन सीरीज का n1 तो फिक्स हो गया ना, हमारे में चॉइस हमारे पास क्या होगा n2 की चॉइस होगी। जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करेगा, तो n1 n2 सीरीज के क्या हो चाहिए नियर बाई, सबसे पास पास वाले। अब जैसे बामर सीरीज का n1 तो 2 होता है, n2 की वैल्यू क्या होती है 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो n1 n2 नियर बाई कौन होंगे, ये होंगे 2 और 3। सिमिलरली अगर हम पार्शियल सीरीज की बात करें तो n1 की वैल्यू 3 है, n2 की वैल्यू क्या होगी 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ के n1 n2 नियर बाई कौन होंगे 3 और 4। सिमिलरली यहाँ ब्रैकेट की बात करें तो n1 की वैल्यू 4 है, n2 की वैल्यू क्या होगी 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। तो नियर बाई यानी कि पास पास वाले n1 n2 कौन होंगे 4 और 5।
और फुल सीरीज की बात करें तो n1 की वैल्यू 5 है और n2 की वैल्यू हो जाएगी 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, नियर बाई कौन होंगे 5 और 6। तो जब ये पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसी भी सीरीज का लेना है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में n1 n2 नियर बाई वाले, नियर बाई वाले, बिल्कुल पास पास वाले। हर सीरीज का n1 फिक्स होगा, n2 जस्ट पास वाला अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेना है। और अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेना है, शॉर्टेस्ट का मतलब मिनिमम भी होता है, लॉन्गेस्ट का मतलब मैक्सिमम भी होता है। लॉन्गेस्ट का मतलब हो गया मैक्सिमम, मैक्सिमम वेवलेंथ, और ये हो गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या फिर मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ। तो n1 तो भाई फिक्स होगा, सीरीज का n1 कैसा होता है फिक्स, n2 की वैल्यू क्या लेनी है इनफाइनाइट। और अगर आपको ये याद है तो ठीक है, यादें भी निकाल, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल के दिखाते हैं, लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में n1 n2 नियर बाई लेते हैं, पास पास वाले लेते हैं। आपका ये फार्मूला है 1 बाई लैम्डा r, हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 n2 नियर बाई, तो n1 की वैल्यू 1 हो गई और n2 की वैल्यू 2 हो गई। ये आ गया 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r, यहां पर एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1, यहां से लैम्डा की वैल्यू हो गई 4 बाई 3r, ये आ गया। और 1 बाई r की वैल्यू याद है कितनी होती है, 1 बाई r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली, तो ये आ गया 4 बाई 3 और 1 बाई r की वैल्यू है 912, तो सॉल्व कर लेंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, ये 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 8, ये आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ गई लाइमन की, ठीक है। अब अगर हम यहीं पर आपसे बोले शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में n1 जो है फिक्स वाला और n2 की वैल्यू क्या लेनी है इनफिनिटी, चलो निकाल के देखते हैं। तो यही सेम फार्मूला फिर से 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r, z की वैल्यू 1 हो गई और लाइमन के लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है 1 और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, इनफिनिटी हो जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई r, यानी कितना 912 एंगस्ट्रॉम। मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी भी सीरीज का अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो n1 तो फिक्स होता है, n2 के पास चॉइस होती है, तो n1 n2 पास पास वाले लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में n1 तो फिक्स वाला होगा और n2 की वैल्यू क्या लेनी है इनफिनिटी। समझ पा रहे ना बात को? और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि लास्ट मोमेंट तक आपको सबके लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ याद है, तो निकाल लीजिए फटाफट। जैसे मुझे बामर, देखो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना बामर पूछा जाता है, उसकी वजह ये कि बामर जो है वो किस रेंज में लाई करता है, विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में लाई करता है। अब जैसे बामर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालते हैं, ध्यान देना, लाइमन की हमने निकाली, लॉन्गेस्ट भी निकाली और शॉर्टेस्ट भी निकाली। लाइमन की जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो ये आ गई, लॉन्गेस्ट यानी मैक्सिमम, और इसकी जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो ये आ गई। बामर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फार्मूला ये है 1 बाई लैम्डा, r फॉर r रिडबल कांस्टेंट, और z जो है वो एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। अब बामर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में n1 n2 नियर बाई, अब बामर का n1 फिक्स होता है, कितना होता है 2, ये आ गया 2 का स्क्वायर, और नियर बाई का n2 लेना है तो 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r, यहां पे आ जाएगा 1 बाई 4 36, एलसीएम आ जाएगा 4 9 जा एंड 9 4 जा, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 36 अपॉन 5r। 1 बाई r की वैल्यू याद है हमें 912 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया 36 इंटू 912
अपॉन में 5 और ये एंगस्ट्रॉम। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 912। इजी है सॉल्व करना। और 7 में 36, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 7, 6 9 जा 54 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 13 4 3 7, 8 7 5 12 and 2 1 3। तो ये 32832 32832 अपॉन में 5, तो 5 6 जा and 5 5 जा 25, 3 5 6 जा 30 and 5 6 जा 30। ये आपकी लॉन्गेस्ट आ गई। किसी भी सीरीज का लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट निकाल लोगे ना, तो जब हम लोग जा रहे हैं इस चैप्टर में, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम वाली बात है वो यही है कि हमें जो है किसी सीरीज का लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालना। कर लेंगे ना, किसी भी सीरीज के लिए चले जाएंगे, इस तरीके से मूव कर जाएंगे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए बहुत आसान होता है, n1 की वैल्यू फिक्स वाली होगी जो सीरीज के लिए वैलिड होती है, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है। फिर इसी चैप्टर में जब आप रहते हैं, एटम के जब चैप्टर में रहते हैं आप, तो फार्मूला अगर याद है तो न्यूमेरिकल याद है। सॉरी, न्यूमेरिकल याद नहीं, मतलब न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, और बिना फार्मूले के न्यूमेरिकल तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब इस चैप्टर में फार्मूले अगर देखें तो फार्मूले में पहला फार्मूला क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकालने का। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्या ऐसे निकलता है 0.53 n स्क्वायर बाई जेड और आगे एंगस्ट्रॉम। ये रेडियस का फार्मूला आ गया। ऑर्बिटल स्पीड, इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसकी स्पीड का फार्मूला क्या है c बाई 137 जेड बाई एम। चेक करिए, आप नोट से चेक करते रहिए। v इक्वल टू ये है कि नहीं है, c बाई 137 जेड बाई एम। कोई गलत तो नहीं लिखा मैंने, है यही। इसके बाद में कुल एनर्जी का फार्मूला है माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो माइनस का 13.6 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको रिडबर्ग एनर्जी भी कहते हैं। रिडबर्ग एनर्जी, रिडबर्ग एनर्जी। अब ये पूछेगी क्या होता है रिडबर्ग एनर्जी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज कॉल्ड द रिडबर्ग एनर्जी। अब टोटल एनर्जी का फार्मूला आपको याद है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है मॉड ऑफ ई, यानी ए की वैल्यू लेनी होती है, साइन नहीं लेना होता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है वो क्या होता है माइनस का 2 मॉड ऑफ ई। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। ठीक, अब ये तुम्हें याद है। अब एक क्वेश्चन आया कि जो एक चक्कर का समय है, एक चक्कर का समय और m में क्या रिलेशन है, याद है तो सो गुड, अदरवाइज तुम निकाल सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो जो ऑर्बिट का नंबर होता है वो n होता है, उसको क्या कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो उसमें और कैपिटल T एक चक्कर के समय में रिलेशन क्या है, तो कैपिटल T बराबर हो गया एक चक्कर का समय। अगर ये आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहा है, r रेडियस इस ऑर्बिट की, तो एक चक्कर में कितने डिस्टेंस चलेगा, सरकमफ्रेंस के इक्वल 2 पाई r, और अपॉन में स्पीड क्या हो जाएगा v। अब देखिएगा 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, तो t प्रोपोर्शनल क्या हो गया r अपॉन v। और आगे चलते हैं, r के प्रोपोर्शनल में क्या है n स्क्वायर बाई जेड, r के प्रोपोर्शनल में है n स्क्वायर बाई जेड, क्योंकि ये तो 0.53 क्या है कांस्टेंट है, और v के प्रोपोर्शनल में क्या है जेड बाई एम, क्योंकि c अपॉन 137, c यहाँ पर क्या स्पीड ऑफ लाइट है, और 137 आप पता है क्या होता है 1 अपॉन 137। 1 अपॉन 137 को क्या कहते हैं, इसमें जो c को निकाल लें तो क्या बचेगा 1 अपॉन 137,
तो 1/137 को कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट इसको कहते हैं। तो यहां पर आप देखिए r के प्रोपोर्शनल में n स्क्वायर बाई जेड आ रहा है और v के प्रोपोर्शनल में z बाई n आ रहा है, क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो ये देखो n ऊपर चला गया तो क्या हो गया n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। और अगर वो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो टाइम पीरियड यानी एक चक्कर का जो टाइम है और जो n का रिलेशन है वो कैसा है, n की 3 पावर के प्रोपोर्शनल है। तो ये क्यों जरूरी है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि बताइए अगर n बराबर 4 पर इलेक्ट्रॉन अगर है और कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 पर है तो उनके टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होगा। और आपको पता है कि जेड के बारे में कुछ ना दिया जाए तो हमेशा क्या मानते हैं, हाइड्रोजन एटम, यानी कि जेड बराबर 1। मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि n बराबर 4 और n बराबर 5 में जो इलेक्ट्रॉन है टाइम पीरियड का रेशियो चाहिए, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशंस, एक चक्कर का जो समय है उसका रेशियो चाहिए। तो आपको पता है कि कैपिटल T का और n का क्या रिलेशन है। क्वेश्चन में जेड के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो हमेशा क्या लेंगे, हाइड्रोजन यानी कि बस। तो फंडा बना T प्रोपोर्शनल n की पावर 3, यहां से बना T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या, n1 अपॉन n2 का होल पावर 3। तो T1 अपॉन T2, n1 इज इक्वल टू कितना है 4, n2 इज इक्वल टू है 5 होल पावर 3, यानी ऊपर हो गया 4 की पावर 3, नीचे हो गया 5 की पावर 3। 4 की पावर 3 को करेंगे तो 64 आएगा और 5 की पावर 3 को करेंगे तो 125 आएगा। ठीक है, तो और कोई फार्मूला है नहीं, आप देखो ना, ये आपके मेन है, ये सारे फार्मूले यहां से यहां तक मेन। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के लिए चाहिए तो टाइम पीरियड का उल्टा कर दो तो क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी करके देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा किया तो यहां आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन n की पावर 3, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी का और n का क्या रिलेशन है, -3। ठीक है, तो जब आप इस चैप्टर में रहते हैं तो लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट और फुंड सीरीज की शॉर्टेस्ट और मैक्सिमम वेवलेंथ की बातें, और फिर ये फार्मूला याद है n के साथ किस तरीके से कोई रिलेट करता है। जैसे रेडियस का n के साथ रिलेशन कैसा है, n स्क्वायर है। v का n के साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी का n स्क्वायर है। ठीक है ना, तो आपने कई सारे क्वेश्चन किए। ठीक, देखते हैं कि इस पर्टिकुलर में कौन से नेम ऑफ द डिवाइस विच कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। अगर आपके पास में लो वोल्टेज है और किसी डिवाइस ने उसको हाई बना दिया है और आपके पास में हाई वोल्टेज है और किसी डिवाइस ने उसको लो बना दिया है, तो उस डिवाइस का नाम क्या है, बताइए भैया, डिवाइस कौन सी है। उस डिवाइस का नाम है ट्रांसफॉर्मर। लो को हाई बना दे तो उसका नाम क्या है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और जो हाई को लो बना दे उसका नाम क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। उस डिवाइस का नाम है ट्रांसफॉर्मर। ठीक, ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर जब हम बात करते हैं और ट्रांसफॉर्मर में पूरा का पूरा डिटेल, अभी लेटेस्ट रिवीजन किया हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर का अल्टरनेटिंग करंट में। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉस क्या है, ट्रांसफॉर्मर में एडी करंट लॉस क्या है, एडी करंट लॉस क्या है, एनीवन भाई। कॉपर लॉस क्या है, देखिए ट्रांसफॉर्मर में जो वायर्स आप यूज कर रहे हो कौन से वायर है, कॉपर वायर है
और कॉपर वायर में जब करंट होगी तो कॉपर वायर का अपना क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और करंट होगी तो हीटिंग इफेक्ट आएगा, और हीटिंग इफेक्ट से एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। तो इन कॉपर लॉस इट मींस एनर्जी लॉस in form of heat due to heating effect of electric current कॉपर का जो वायर है, ये कॉपर का वायर है, इसका अपना रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो करेगी तो हीट पैदा होगी, ये कॉपर लॉस है। हम इस लॉस को कम कैसे कर सकते हैं, देखो R = क्या होता है, रो L बाई ए। रेजिस्टेंस अगर कम हो जाए तो लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो A को क्या कर दीजिए, ज्यादा कर दीजिए, और L को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस क्या है, इन ए ट्रांसफार्मर we use a coil of copper and in which flow of current gives a heating effect of the electric current due to which heat energy formed. This is called the copper loss. ये एडी करंट लॉस क्या होता है, तो हमें ये पता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी सॉलिड को चलाया जाए, कोई भी सॉलिड मटेरियल है कंडक्टिंग फैमिली का, तो ये हमारे पास में एक सॉलिड मटेरियल है। जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी सॉलिड मटेरियल को चलाया जाता है, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन कराया जाता है, तो गर्म हो जाता है। भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप इस सॉलिड कंडक्टिंग को यहां से यहां तक मूव कराइए, फिर टच करिए, तो ये गर्म हो चुका होगा। क्यों गर्म हो गया है, इसके पीछे जो रीजन है वो एडी करंट्स है। क्या रीजन दिया गया, रीजन ये दिया गया, ये जो सॉलिड है ना, ये जो सॉलिड है, इसके अंदर जो ऑर्बिट्स हैं, देखिए मैं ऑर्बिट्स बना रहा हूं, ऑर्बिट्स, एक ऑर्बिट नहीं है, बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं। तो इन ऑर्बिट से ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो लिंक हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो है इन ऑर्बिट से क्या हो गया, लिंक हो गया, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, लिंक हो गया। फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए। बी किसका, ये जो तुमने बना रखा है बी, ए किसका, ऑर्बिट्स का। तो फ्लक्स जो है वो लिंक हो गया, जब तुमने इसको मोशन कराया तो फ्लक्स में क्या आया, चेंज आया, उस चेंज से इंड्यूस करंट पैदा हो गई, और उसी इंड्यूस करंट ने क्या दिया, हीटिंग इफेक्ट। ये होता है एडी करंट्स। एडी करंट की डेफिनेशन कई बार बताई गई है, बात समझ पा रहे हैं ना। एडी करंट्स क्या होती है, व्हेन ए सॉलिड मटेरियल मेक्स ट्रांसलेटरी मोशन in a magnetic field, then magnetic flux linked with orbits changes due to it induced current form, और ये जो induced current है ये क्या कहलाती है, एडी करंट्स कहलाती है। तो ट्रांसफार्मर बनाते समय जो हमने फ्रेम तैयार किया, जो फ्रेम हमने बनाया, उस फ्रेम में हमने सॉलिड ले लिया, हमने स्ट्रिप ली, पतली पतली स्ट्रिप ली, पहली स्ट्रिप, ये पहली स्ट्रिप है, सॉफ्ट आयरन की है। सॉलिड नहीं लिया, क्यों नहीं लिया भाई, क्योंकि एडी करंट्स ज्यादा हो जाएंगी वहां पर। और अगर हम एक पतली सी स्ट्रिप लेते हैं और तुम्हारे पास में मोटा सॉलिड है, तो यार स्ट्रिप में जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होंगी, कम होंगी, और वॉल्यूम में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसीलिए हमने स्ट्रिप्स का यूज किया और पतली पतली स्ट्रिप्स को लैमिनेट किया। एक सॉलिड ना लेकर के हमने पतली पतली स्ट्रिप्स ले रखी है, क्योंकि स्ट्रिप्स लेने से हमारे पास में मटेरियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम बना, भाई ये वॉल्यूम वाला मटेरियल है, तो वॉल्यूम वाले मटेरियल में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज्यादा है, इसलिए फ्लक्स का जो लिंकिंग है वो ज्यादा होगा। यहां पर हमने पतली पतली स्ट्रिप्स ले लिया, पतली पतली लेयर ले लिया, तो मटेरियल कम हो गया। मटेरियल कम हो गया तो रिलेटिवली आपका जो वहां पर एडी करंट्स वाली बातें हैं वो भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो एडी करंट लॉस क्या होता है, तो आप बताओगे व्हेन
हीट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक प्लेस ड्यू टू एडी करंट्स। एडी करंट्स क्या होती है? इंड्यूस करंट्स होती हैं, विच फॉर्म इन सॉलिड। कब होती हैं वो मैंने आपको बताया। तो ट्रांसफार्मर में इससे बचने के लिए जिसके ऊपर हमें लपेटना था वायर को, हमने इसको सॉलिड ने लिया, क्या लिया? खोखला लिया। पहले एक पतली सी स्ट्रिप ले ली और फिर उसके पीछे स्ट्रिप रखी, इस तरीके से एक फ्रेम बनाया। स्ट्रिप्स लेने के पीछे ये रीजन है कि हम वॉल्यूम को क्या कर दे रहे हैं? कम कर दे रहे हैं। और अगर मटेरियल का वॉल्यूम निकाल दोगे, वॉल्यूम को कम कर दोगे, तो एडी करंट्स का जो इफेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, वो डिवाइस जो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे उसका क्या नाम है? जैसे यहां पर आपके पास में इनपुट फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी की बातें आप जब करते हो तो अल्टरनेटिंग करंट पर फ्रीक्वेंसी होती है, वोल्टेज की भी फ्रीक्वेंसी होती है, अल्टरनेटिंग जनरेटर की भी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी है और एक डिवाइस को हमने लगाया और जो आउटपुट वाली फ्रीक्वेंसी है वो आपकी अलग है, इनपुट वाली फ्रीक्वेंसी अलग है। डिवाइस का नाम क्या है? इनपुट फ्रीक्वेंसी हमने दी डिवाइस के ऊपर, और जो हमको आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिली है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट वाली फ्रीक्वेंसी और इनपुट वाली फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है, तो डिवाइस का नाम बताना है। जरा इस ग्राफ को देखिए, ये देखिए दो साइकिल है अल्टरनेटिंग करंट की, ये एक साइकिल ये और एक साइकिल ये एक फ्रीक्वेंसी है, एक साइकिल मतलब एक फ्रीक्वेंसी है। जब हमने डिवाइस के अंदर इसको भेजा, ये मिला ये नहीं मिला, तो यहां पर एक फ्रीक्वेंसी थी, यहां पे क्या हो गई? आधी फ्रीक्वेंसी। डिवाइस का नाम क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी वो एक फ्रीक्वेंसी को क्या कर देता? आधा कर देता है। तो अगर आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी 100 है तो आउटपुट कितनी हो जाएगी? 50 50 हो जाएगी। डिवाइस का नाम क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए, ध्यान देना, ये एक फ्रीक्वेंसी है, यहां क्या मिली? 2। तो आपने इनपुट में 1 डाला था लेकिन मिल क्या रहा है? 2। ये क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 25 है तो आउटपुट कितनी हो जाती है? 50 हो जाती है। तो डिवाइस का नाम क्या है? रेक्टिफायर। डिवाइस का नाम क्या है? रेक्टिफायर। अगर वो रेक्टिफायर हाफ वेव है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट की क्या होगी? आधी। तो यहां पर आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है अगर इनपुट की जस्ट आधी है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी हाफ ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर है तो रेक्टिफायर का नाम क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। और अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट की डबल है तो उसका नाम क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो जो वोल्टेज को ऊपर नीचे करता है, चेंज करता है, उसका नाम क्या है? ट्रांसफार्मर। जो फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है उसका नाम क्या है? रेक्टिफायर। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए कि वाई इज द कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर wound on an aluminium frame। और उसके बाद क्वेश्चन में एक गैल्वेनोमीटर विद ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ohm shows a full scale deflection for the current of 2.5 milliampere। How will you convert it into the ammeter of range 7.5 ampere? तो आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं। जब आप गैल्वेनोमीटर के लिए गए हैं, गैल्वेनोमीटर डिटेल में पढ़ा है आपने, ठीक है ना, कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट होती है आई और डिफ्लेक्शन जो थीटा होता है कैसे होता है? प्रोपोर्शनल।
तो आपने जब गैल्वेनोमीटर को देखा था तो वहां पर आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड था और फिर ये एक फ्रेम था, इसके ऊपर आपने क्या किया था, वायर्स लपेटे हुए थे, याद आया? कह रहा कि जिसके ऊपर आपने वायर लपेटे हुए हैं वो एल्यूमिनियम का क्यों है, वो एल्यूमिनियम का क्यों है? तो एल्यूमिनियम हमारा कैसा है, नॉन मैग्नेटिक, और एडी करंट्स किसमें आती है, मैग्नेटिक मटेरियल में आती है। एडी करंट्स आती है किसमें, मैग्नेटिक मटेरियल में, क्योंकि फ्लक्स जो चेंज होगा वो किसमें होगा, मैग्नेटिक मटेरियल में चेंज होगा। एडी करंट भी किसमें आएगी, तो एल्यूमिनियम जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें एडी करंट्स होगी नहीं, क्योंकि एडी करंट्स हमेशा अपोज करती है। मान लो अगर हम एल्यूमिनियम यूज नहीं करेंगे, कोई कंडक्टिंग मटेरियल यूज करेंगे, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्रेम के अंदर क्या बनेगी, एडी करंट्स होगी, और ये कॉइल क्या करती है, रोटेट्स करती है। एडी करंट्स का क्या करेगा, अपोज करेगा, तो कॉइल को क्या कर देगा, धीमा कर देगा। धीमा मतलब डैम्पिंग। तो हमने यहाँ पर जो मटेरियल यूज किया वो कौन सा, कैसा है, नॉन मैग्नेटिक, एडी करंट्स होगी नहीं तो डैम्पिंग भी नहीं होगी। क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे भाई, आंसर लिखेंगे इन मूविंग कॉइल galvanometer we use non-magnetic material frame, जिसमें नॉन मैग्नेटिक में तुम्हारा एल्यूमिनियम आता है या जो भी आपका हो। अब एल्यूमिनियम कंपैरेटिवली कैसा होता है, हल्का होता है। कोई और मटेरियल होगा तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, तो घुमाने में थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। एल्यूमिनियम कंपैरेटिवली कैसा होता है, हल्का होता है और नॉन मैग्नेटिक भी होता है। तो क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है कि इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वी यूज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ब्रैकेट में आप एल्यूमिनियम लिख सकते हो, तो ब्रैकेट लिख देता हूं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ही क्यों, क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक भी है और ये हल्का भी है, और हल्का अगर होगा तो घुमाने में कैसे होगी, आसानी होगी। तो वी यूज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल फ्रेम एल्यूमिनियम टू अवॉइड डैम्पिंग। डैम्पिंग हो रही है मतलब नुकसान हो रहा है। फैन में डैम्पिंग मतलब फैन की स्पीड को कम किया जा रहा है, तो इसी तरीके से यहां पर हमने टर्म यूज किया डैम्पिंग, क्योंकि कॉइल को क्या करना होता है, घूमना होता है, और डैम्पिंग उसको क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। तो अगर हम ये काम करेंगे डैम्पिंग ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक में क्या नहीं होता, एडी करंट्स नहीं होता। तो इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वी यूज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ब्रैकेट में एल्यूमिनियम टू अवॉइड डैम्पिंग इन मूविंग कॉइल which take place due to eddy currents। अब यहीं पर अगर क्वेश्चन बन जाए कि भाई ट्रांसफार्मर में जो फ्रेम लेते हैं वो हम सॉफ्ट आयरन का क्यों लेते हैं, लैमिनर टाइप क्यों लेते हैं, चपटा क्यों लेते हैं। तो अगर मटेरियल फ्रेम की बात आ रही है फिजिक्स में कॉमनली कि भाई हम इस जगह पर ये वाला फ्रेम यूज कर रहे हैं, तो आपका जो आंसर होगा मैग्नेट से रिलेटेड जो चैप्टर होगा उसमें टू अवॉइड द एडी करंट्स। ठीक है, एडी करंट्स अगर बन जाएगी तो वो लॉस करेगी उसको खत्म करने के लिए। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है जरा उसको देखो, उसी के साथ अटैच एक न्यूमेरिकल है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका अपना खुद का रेजिस्टेंस 12 ओम है। एनीवन, गैल्वेनोमीटर के अपने खुद के रेजिस्टेंस को क्या कहते थे, गैल्वेनोमीटर जो है आप इसको ऐसे दिखाते थे, इसका अपना जो सेल्फ रेजिस्टेंस होता था इसको क्या कहते थे, कैपिटल जी। कैपिटल जी कहा जाता था, और कैपिटल जी की वैल्यू है 12 ओम। ये मैक्सिमम जो करंट ले सकता है उसको कहते थे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो क्वेश्चन में लिखा कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन की करंट कितनी है, 2.5 मिली एम्पियर।
यानी कि जो करंट इसके अंदर से पास हो सकती है, ये जो करंट ये रीड कर सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब मैक्सिमम करंट, उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर करंट कहते थे। तो गैल्वेनोमीटर करंट है 2.5 मिली एम्पियर। इससे ज्यादा करंट अगर इससे पास करोगे तो जल जाएगा। कह रहा है कि हमें इसको बदलना है आमीटर में। तो जब तुम गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलते थे तो शंटिंग डाल देते थे ना, तो ये हमने शंटिंग ली, ये शंटिंग है। शंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती थी? क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो करंट ले सकता है, आपके पास उससे ज्यादा करंट है, और अगर वो ज्यादा करंट के साथ चली जाएगी, इसको दे दोगे तो जल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में शंटिंग करने की जरूरत इसलिए पड़ रही होगी। अब आपके पास में करंट कितनी है? 7.5 एम्पियर। तो आपके पास जो करंट है वो 7.5 एम्पियर की है। 7.5 एम्पियर की जो करंट है आई, और ये 7.5 2.5 से ज्यादा है, तो शंटिंग का डिस्टेंस लगा करके तुमने करंट को कट कर दिया। यहां कितनी जाएगी? आई माइनस आई जी। तो जो IG करंट है जो ये ले सकता है वो यहां चली जाएगी, और बाकी का बचा हुआ पार्ट शंटिंग में चला जाएगा। तो ये जलने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और शंटिंग करने के बाद जो गैल्वेनोमीटर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आमीटर। क्या फंडा होता था? फंडा होता था IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल S। क्वेश्चन में आपसे ये शंटिंग पूछा गया। IG की वैल्यू है 2.5 10 टू द पावर माइनस 3 मिली एम्पियर है इसलिए, और कैपिटल G की वैल्यू है 12, I की वैल्यू है 7.5 और IG की वैल्यू है 2.5 10 टू द पावर माइनस 3, क्योंकि 7.5 ये एम्पियर में है और वो मिली एम्पियर में है, और ये कैपिटल S। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे यहां से। कैपिटल S निकल आएगा, देखो भाई निकल आएगा नहीं निकल आएगा? क्लियर? कैलकुलेशन करना है अब आपको, मिल जाएगा आंसर। अच्छा, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोगों ने कहां से सेंड किया? अनसॉल्व पेपर से। अब तुमने कहा आंसर नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि अनसॉल्व पेपर की प्रिंटिंग मिस्टेक हो। यहां पर भी क्या लिखा हो? मिली एम्पियर। क्योंकि यार देखो ना, ये टिपिकल बना दे रहा है। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो गया है। अगर ये भी मिली एम्पियर होता और ये भी मिली एम्पियर है तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता ना। तो वो क्वेश्चन मतलब वो अनसॉल्व पेपर की प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन जिस तरीके का क्वेश्चन है हमने आपको बेसिक्स बता दिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सुनिए, देखिए। 10% energy is converted into light of wavelength 5500 angstrom of a monochromatic source of a light. If the power of the source is 400 watt, then how many photons per second will be emitted by the source? एक आपके पास में सोर्स है जिसकी की वेवलेंथ है 5500 एंगस्ट्रॉम, और उसकी जो पावर है वो 400 वॉट है। उसकी जो 10% एनर्जी है वो लाइट में बदल जाती है। तो बताइए कितने फोटोन एक सेकंड में निकलेंगे? और जब ये क्वेश्चन एडिट करके हमारे पास आया है तो इसमें आंसर भी है। क्वेश्चन में अगर ये 10% नहीं दिया जाता, ये क्वेश्चन आसान हो जाता। देखिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम n/t लिखते हैं। कैसे निकलता है? I इंटू A इंटू लैम्डा अपॉन hc, और ये हो जाता है P इंटू लैम्डा अपॉन hc। I यहां पर इंटेंसिटी है सोर्स की, A यहां पर एरिया है, लैम्डा यूं होगी वेवलेंथ है, और P यहां पर पावर है। इस क्वेश्चन में पावर कितनी है? 400 वॉट, लेकिन उस 400 वॉट में केवल 10% ही किसमें बदलती है? लाइट की एनर्जी में। भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में
लाइट गिरती है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है। तो क्वेश्चन में ये जो 400 वॉट पावर है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालती, केवल इसका 10% हिस्सा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो क्वेश्चन में जो पावर दे रखी है, यानी कि जो सोर्स की पावर है, देखिए सोर्स की पावर तो 400 वॉट है, लेकिन यहां पर हमारे पास जो पावर है वो कौन सी पावर है, वो पावर जो लाइट है। और क्वेश्चन की जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, केवल 10% ही किसमें बदलता है, लाइट में। देखिए पहली लाइन, 10% एनर्जी, किसकी एनर्जी, सोर्स की एनर्जी, इज कन्वर्टेड इनटू लाइट। तो ये 400 वॉट क्या है, 1 सेकंड की एनर्जी है, इसका केवल 10% किसमें बदलता है, लाइट में, और यही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यानी मेरे काम का जो पावर है वो 400 नहीं है, बल्कि कितना है, 400 का कितने परसेंट, 10%। और अगर ये नहीं कहा जाता तो फिर वी आर कंसीडर कि पूरा का पूरा पावर किसमें बदलता है, लाइट में बदलता है। और ये लैम्डा हो गया भाई, क्वेश्चन में लैम्डा है 5500, एंगस्ट्रॉम है तो माइनस का 10 आ गया। और 1/SC की वैल्यू कितनी होती है, 5 × 10 की पावर 24। मैंने इस वाले फार्मूले को यूज किया है भाई, तो इस वाले फार्मूले में मैंने 1/SC को अलग कर लिया है, लैम्डा को अलग कर लिया है, पावर को अलग कर लिया है। तो पावर की जगह पर 400 वॉट का 10% लेना है, लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, और 1/SC की वैल्यू हमको SI में याद है, क्योंकि 1/SC की वैल्यू हमको SI में याद है, तो लैम्डा भी SI में लेना चाहिए। यहां से आ जाएगा n/t, ये आ जाएगा 40, 0 0 0 0, और यहां से आपको मिलेगा कितना, 5.5 10⁻³ माइनस का 10, 5 × 10⁻24, तो m/t ये मेरे पास 4 है, और यहां से 5.5 है, ये मिलके 4 हो गया, और 10⁻4 से जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, और ये वाला 5 है मेरे पास, और अब मेरे पास बच गया है 24 से ये 4 तो 6 कितना बन जाएगा, 18। ओके 18 बना यहाँ पर, सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 जा 20, तो 5.5 × 20, तो 2 5 जा 10, 110, n/t इज इक्वल टू हो जाएगा 110, और 10⁻18 ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। क्या आंसर आ रहा है, 11 × 10⁻19, इसी को आप लिख सकते हैं कितना, 11 × 10⁻90। ये इलेक्ट्रॉन्स हमें निकलेंगे पर सेकेंड में। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। A rectangular loop of sides 25 cm and 10 cm is carrying a current of 1.5 ampere. It is placed with its larger side parallel to the long straight current carrying conductors at a distance of 2 cm, carrying a current of 25 ampere. Find the force on every side of the loop. Find the total force on the loop. अभी जो अल्टरनेटिंग करंट का रिवीजन हुआ था उसमें जो लास्ट वाला लेक्चर है, उस लास्ट वाले लेक्चर के सबसे लास्ट में यही क्वेश्चन हमने किया है, बट वहां पर जो वैल्यूज थी वो अलजेब्रा की फॉर्म में थी, और यहाँ पर न्यूमेरिकल फॉर्म में सेम क्वेश्चन किया है। यहाँ पर आपके पास में रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड है 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में रेक्टेंगुलर लूप हो गया, बड़ी वाली 25 सेंटीमीटर, छोटी वाली 10 सेंटीमीटर। और इस लूप में जो करंट है वो 1.5 एम्पियर की है, इसमें जो करंट है वो 1.5 एम्पियर की है। It is placed with its larger side parallel to the long straight current carrying conductor at a distance of 2 cm. तो हमारे पास में ये करंट कैरिंग कंडक्टर है,
और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में 25 एम्पियर की करंट है, 25 एम्पियर की करंट है। और ये जो लूप है ऐसे रखा गया है कि जो बड़ी वाली साइड है इसके पैरेलल है, यानी ऐसे रखा गया है लूप। बड़ी वाली साइड ये 25 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है आपकी वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हर एक साइड पर कितना फोर्स लगेगा ये बताना है, टोटल फोर्स कितना लगेगा ये बताना है। फाइंड द फोर्स ऑन द एवरी साइड ऑफ द लूप, और दूसरा पार्ट है फाइंड द टोटल फोर्स ऑन द लूप। दो पार्ट है। अब हमारा ये जो लूप है इसमें करंट है, छोटे छोटे सेक्शंस हैं, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25, 10। तो फोर्स कैसे आएगा? वही आइडियल साइन थीटा से। देखो ये वाला वायर, अगर मैं अपने इस लूप को कुछ नाम दे दूं, स्मॉल ए बी सी और डी, स्मॉल ए बी सी डी, तो ए बी पर कितना फोर्स लगेगा? जो ये वाला वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड देगा। कैसी देगा? जो सिचुएशन हमने सेट करी उसके अकॉर्डिंग तो वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। और इस लूप में जो करंट है वो है 1.5 एम्पियर की। ऐसा क्वेश्चन में कहा नहीं गया है कि लूप में जो करंट है वो वायर की करंट से पैरेलल है या एंटी पैरेलल। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, आप कुछ भी एज्यूम कर लो। अगर पैरेलल है तो ए बी वाले पोर्शन पर जो फोर्स आएगा वो कैसा आएगा? अट्रैक्शन का। तो फोर्स कैसे निकलता है भाई? फोर्स निकलता है = क्या? आई एल बी साइन थीटा। ए बी वाले पोर्शन में फोर्स निकालते हैं, आई जिसके ऊपर फोर्स है उसका आई कितना आई है? 1.5। एल फॉर लेंथ, तो ए बी की लेंथ कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर में 25 है ना, एल हो गया। बी, बी यहां से बनेगा, स्ट्रेट वायर कितना बी दे रहा होगा? तो μ0/4 पाई और 2I/, या मैं यहां पर लिखता हूं फार्मूला, स्ट्रेट वायर से आने वाला बी होता है μ0/4 पाई 2I/r, ये होता है। तो वो फार्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहले फार्मूला लिख रहा हूं, बाद में वैल्यू पुट अप कर दूंगा। थीटा, अब मेरे इस वायर में करंट ये है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे अंदर की तरफ है, तो थीटा हो जाएगा 90, साइन का 90। तो एफ ए बी 1.5 into 0.25 और 10⁻⁻7 2 into I हमारा क्या होगा? अब की बार कहिए 25 एम्पीयर होगी, इसी ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। तो 25 और डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहां से यहां तक की 2 सेंटीमीटर में है, तो क्या लिखोगे? 0.0। सॉल्व कर लो, ये ए बी पर फोर्स आ गया। गॉट इट? ठीक है। अब बात है बीसी पर कितना फोर्स होगा। चलिए बीसी पर फोर्स निकालते हैं, ये बीसी। तो बीसी पर फोर्स निकालना है, तो बीसी पर निकालते हैं एफ बीसी। ध्यान देना फार्मूला ये होगा आई एल बी साइन थीटा। अब ये जो वायर है ना, ये अब देखो बीसी तो ऐसे रखा होगा ना इस तरीके से, ये वायर है। पहले देखो क्या था, पहले हमारे पास में वायर ए बी है और ये स्ट्रेट वायर है 25 एम्पियर और ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। इस वायर में हर एक पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल जो ये ए बी लेंथ है वो इस वायर से कितनी दूरी पर है? 2 सेंटीमीटर। लेकिन जो बीसी वाला वायर है वो ऐसा है, जो बीसी वाला वायर है वो तो ऐसा है, ये बीसी वाला पार्ट।
इस वाले वायर से ये डिस्टेंस अलग है, अलग पॉइंट डिस्टेंस अलग है, अलग पॉइंट डिस्टेंस अलग है। क्या करें? प्रॉब्लम आ गई ना, डिस्टेंस क्या लेंगे हम, तो फिर क्या करेंगे? तो हमने कहा कि भाई अब हम इसका क्या ले लेंगे, मिडिल ले लेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, अलग अलग डिस्टेंस पर है। बीसी में जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट अलग डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट अलग डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट अलग डिस्टेंस पर है। भाई जब हम इस फार्मूले को लगाएंगे तो आर क्या लेंगे, सभी अलग अलग है, तो फिर हम आर ना ये लेंगे ना वो लेंगे, बल्कि क्या ले लेंगे, मिडिल वाला। ये मिडिल पे हमने ले लिया भाई बी को, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो अंदर की तरफ ही होगी, तो लगाया फार्मूला। तो देखो फार्मूले में आई, वायर में 1.5 एम्पियर, वायर का एल कितना है 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बनाओगे 0.10, और बी कौन बनाएगा, यही बनाएगा। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/4 पाई 2I/r, और साइन 90 हो गया, क्योंकि वायर में करंट ये और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो FBC ये 1.5 into 0.10 10⁻⁷ 2I for 25, और R लेना है तो मिडिल से लेना है, तो ये वाला R लेना है मुझे, ये R लेना है। देखो यहां से यहां तक 2 है, ये कितना हो जाएगा 5, तो ये पूरा कितना 10 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 7, तो मीटर में बना को कितना जाएगा 0.07, और साइन 90 है, सॉल्व कर लेना, यही आ जाएगा। बोलो क्या यही सेम सिचुएशन एडी पर भी है? जब आपका FBC निकल जाएगा तो आप लिखोगे कि FBC और FED इक्वल होगा, FDA इक्वल टू क्या होगा, FBC। क्यों होगा? क्योंकि जो हाल BC का है वही हाल AD का है। जैसे देखो एग्जांपल के लिए BC की लेंथ कितनी है 10 और AD की लेंथ कितनी है 10, और BC का जो मिडिल पॉइंट है वो 7 सेंटीमीटर पर है, तो AD का भी मिडिल पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है 7 पर, तो सेम रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो FDA और FBC का इक्वल। अब जरा इस CD की बात करो, CD वाला जो पोर्शन है, CD वाला जो पोर्शन है उसके लिए जरा चले, तो CD वाले पोर्शन के लिए जब आप जाओगे FCD, फार्मूला यही होगा I, वायर में I तो वही होगा 1.5, L कितना होगा, तो L हो जाएगा वही 25 यानी कि 0.25, B कितना होगा μ0/4 पाई 2I/r, और आगे साइन 90, क्योंकि ये जो वायर है मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ ही देगा। अब देखिए ये 1.5 है, 0.25 है, 10⁻⁷ है, I कितना है इस वायर का, I है 25, और R कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 10 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 0.1, सॉल्व कर लो, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जब हम डायरेक्शन निकालेंगे तो BC पर जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी लेफ्ट हैंड रूल से, और जो AD पर फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी, अपोजिट, और दोनों फोर्स कैसे हैं इक्वल, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। लेकिन AB पर जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का होगा, क्योंकि दोनों करंट कैसे हैं पैरेलल, और CD पर जो फोर्स होगा वो कैसे होगा, रिपल्सन, क्योंकि दोनों करंट कैसे हैं एंटी पैरेलल। यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, ठीक है। Explain the meaning of sensitivity of a galvanometer. Explain how a galvanometer can be converted into a voltmeter. In a galvanometer, full scale deflection is produced by a current of 1 ampere. Find the relation between the shunt required to convert it into ammeter of the range 10 ampere and the resistance of the galvanometer. 5 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमें गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी का मतलब बताना है, दूसरे पार्ट में हमें यह बताना है कि किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं, और तीसरे पार्ट में एक न्यूमेरिकल पोर्शन है जो हमें वहां पर
बताना है। तो जब आप गैल्वेनोमीटर को डिटेल में पढ़ते हैं, आप चाहे तो कॉपी देख सकते हैं, गैल्वेनोमीटर का डिटेल आप देखिए। जब आप इसको डिटेल में देखेंगे पहले आप कॉपी देखिए, फिर मैं लिखता हूं, जरा मैच कराइएगा। डन। आप देखेंगे कि आपके सामने रिजल्ट आएगा I इज इक्वल टू C अपॉन एन ए बी और साथ में थीटा, है कि नहीं? ये जो n है वो छोटा है या कैपिटल है? तो हमने कैपिटल बनाया, तो कोई बात नहीं, कैपिटल कर लेते हैं। ये रिजल्ट आपको अपनी कॉपी में दिखाई देता है। I इज इक्वल टू C अपॉन एन ए बी और थीटा। I यहां पर करंट है, गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो करती है। C जो है वो कांस्टेंट है, क्या नाम था इसका? ट्विस्टिंग कांस्टेंट या ट्विस्टिंग कोएफिशिएंट। N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो लपेटे हैं आपने वायर्स के। A क्या है? एरिया है। और B वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन। यही तो है ना। पहला क्वेश्चन है कि सेंसिटिविटी का क्या मतलब है। मैंने आंसर दिया सेंसिटिविटी। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? तो फॉर गैल्वेनोमीटर वी है, हमने ये फार्मूला लिखा। C क्या है? ट्विस्टिंग कांस्टेंट है, ट्विस्टिंग कांस्टेंट। कैपिटल N जो है वो टोटल टर्न्स है। A आपका एक टर्न का एरिया है। B यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें वो कॉइल लपेटी जाती है। और अभी अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था बिगिनिंग में कि जिसके ऊपर हम लपेटते हैं वो कौन होता है? एल्यूमिनियम, मतलब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिससे कि हम एडी करंट से बचा पाए। थीटा यहां पे डिफ्लेक्शन, थीटा है डिफ्लेक्शन। थोड़ा अगर मैं याद दिलाऊं तो आपके पास में ये गैल्वेनोमीटर का फ्रेम है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रेडियल होती है और मैग्नेटिक फील्ड जो B है और जो एरिया वेक्टर A है वो हमेशा एक दूसरे से कितना होता है? 90 डिग्री पर। और इस कॉइल को जो लटकाते हैं तो फॉस्फर ब्रांच वायर से लटकाते हैं। Why we use फॉस्फर ब्रांच वायर? लटकाने वाले केस में अगर पूछे कि इसी को क्यों, इसके अंदर एटम नहीं होती, यानी नो टॉरिसन, ठीक है ना, तो इसलिए हम फॉस्फर ब्रांच वायर यूज करते हैं। खैर ये थीटा जो है इसी से स्केल लगा रहता है, तो जब करंट फ्लो होती है तो स्केल में डिफ्लेक्शन, थीटा यहाँ पे डिफ्लेक्शन है। तो इन्होंने पूछा कि सेंसिटिविटी का क्या मतलब है। मैंने ये फार्मूला लिखा और फिर लिखा थीटा अपॉन आई। निकालो जरा ऊपर से थीटा अपॉन आई। एन ए बी अपॉन सी, इसी को कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या सिंबल है करंट सेंसिटिविटी का? I और S। हो गया सेंसिटिविटी का क्या मतलब है। हाँ, कुछ और बताना चाहो तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, एरिया को बढ़ाओगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, कैपिटल B को बढ़ाओगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ट्विस्टिंग कांस्टेंट को कम करोगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। पहला पार्ट था कि सेंसिटिविटी क्या है ये बताइए। क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है कि हम किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इसी के साथ में हम सीरीज में क्या लगा देते हैं? लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। और लोड रेजिस्टेंस को हमने कैपिटल R से लिखा।
गैल्वेनोमीटर का खुद का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल जी ओम है, और ये जो मैक्सिमम करंट ले रहा है IG, इस किनारे से और इस पॉइंट तक कितना वोल्टेज आएगा, V = IR। ये हो गया वोल्ट मीटर। लिखना भी है मुझे, यहां लिखेंगे जब गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में लोड का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जो सर्किट तैयार होता है वो क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर। यहां पर लिखेंगे व्हेन लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्टेड in series with galvanometer, then forming circuit is called voltmeter। ये वोल्टमीटर का हो गया। अब न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे चलते हैं। न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे जब चलते हैं तो पता चलता है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन में जो करंट है वो कितनी है, 1 एम्पीयर। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन की करंट क्या होती है, IG होती है। तो स्पेस है इसलिए मैं यहां ले रहा हूं इसको। IG की वैल्यू है 1 एम्पीयर। Find the relation between the shunting मतलब shunt resistance required to convert in ammeter range 10 एम्पीयर। अब आपके पास जो करंट है वो 10 एम्पीयर की है, गैल्वेनोमीटर बर्दाश्त कर सकता है केवल 1 एम्पीयर की, आपके पास में कितनी है, 10 एम्पीयर की। तो शंटिंग डालनी पड़ेगी। और हमने देखा कि इस सिचुएशन में फार्मूला क्या होता है, IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू कैपिटल S। IG की वैल्यू 1 एम्पीयर है, कैपिटल G गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है, I यहाँ पर 10 है, यहाँ से हो जाएगा G इज इक्वल टू 9S। तो S बराबर हो जाएगा 1/9 इंटू G। क्वेश्चन में पूछा है शंटिंग रेजिस्टेंस का और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है। तो शंटिंग का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का कितना है, 1/9 टाइम्स है। हो गया क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th वाला है ना। The distance between the two sources of light is 24 centimeter, where the convex lens of focal length 9 centimeter be placed to obtain the images of sources at the same point। क्वेश्चन में दो सोर्स है, एक सोर्स लाइट का ये है, मान लेते हैं ये कैपिटल A है, और एक लाइट का सोर्स ये है, ये कैपिटल B है। दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 24 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में कहा गया। हम कॉन्वेक्स लेंस को इनके बीच में कहां रखें, to obtain the images of the two sources at the same point। मान लो हमने कॉन्वेक्स लेंस को यहां रख दिया, ये देखो कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, तो क्या हो रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस A की इमेज बनाएगा, A सोर्स है, ठीक है ना, ये A आपका सोर्स है, और ये B भी क्या है, सोर्स है। तो सपोज कर लो कि कॉन्वेक्स लेंस ने A की रियल इमेज बनाई, यहां बनाई, तो यही कॉन्वेक्स लेंस जब B की इमेज बनाएगा तो वही बनाए, मतलब A की इमेज जहां पर बनेगी B की इमेज भी वही बनेगी। या इसको ऐसे सोचो, B की इमेज जहां बनेगी वहीं पर किसकी इमेज बनेगी, A की इमेज। तो आपको पहले फैसला करना है कि आप किसके साथ किसको कोइंसिडेंट कराना चाहते हो। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो लिए हमने डिसीजन लिया
क्या डिसीजन लिया कि मेरे इस लेंस ने ए की रियल इमेज बनाई है, तो रियल इमेज तो कहीं अदर साइड बनी होगी, ए की रियल इमेज बनाई है। आप सपोज कर लो कि कहां बनाई है, तो मैंने कहा कि भाई इमेज उसने ये बनाई है ए डैश। तो लेंस ने ए की इमेज ए डैश बना दी है, तो यही लेंस बी की इमेज भी कहां बनाएगा, बी डैश पर, इसी जगह पे बनाएगा ना, तो ये बी डैश हो गया। समझ पाए बात को? तो ध्यान देने वाली बात ये है, ये ए की वो रियल इमेज होगी और ये बी की क्या होगी, वर्चुअल। क्योंकि इस लेंस के रेस्पेक्ट में देखो तो ये वाला सोर्स इस तरफ है और इमेज आपकी दूसरी तरफ है, यानी कि ये इमेज कैसी है, रियल। लेकिन इसी लेंस से अगर इसको देखो तो सोर्स यानी ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ है और इमेज भी उसी तरफ है, यानी ये कैसी इमेज होगी, वर्चुअल। ये कोइंसिडेंट हो गया। कह रहा लेंस को कहां रखे, तो हमने कहा कि लेंस को इस सोर्स से x डिस्टेंस पर रखो, ऐसा मान लो। तो भाई दूसरे वाले से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 24 माइनस एक्स, और ये आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गया। इसको कुछ मान लो, इसको मान लेते हैं एक्स डैश। मुझे एक्स चाहिए, लेंस को कहां रखें, दोनों सोर्स के बीच में लेंस को कहां रखें जिससे कि सोर्सेस की जो इमेजेस हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करें, कॉइंसाइड करें, ये पूछा गया। तो पहले मैंने सोर्स ए के लिए बात करी, फॉर ए फार्मूला ये है हमारा 1/f 1/v 1/u। तो f माने प्लस का 9, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, कुछ नहीं बताओगे तो। v माने x डैश, रियल इमेज है ना, a के लिए तो वो रियल इमेज है ना, तो ये प्लस का x डैश रियल इमेज का x, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी, x। ये आ जाएगा 1/9 इज इक्वल टू 1/x डैश प्लस का 1/x। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक, अब हमने b के लिए यूज किया फॉर b, जो सोर्स b है, फार्मूला यही है 1/f, लेंस का f तो वही रहेगा, और b की इमेज भी कहां बनी है, यहीं पर बनी है। तो v की वैल्यू क्या होगी, x डैश, लेकिन कैसी इमेज है, वर्चुअल। वर्चुअल का लेंसेज में जो वर्चुअल इमेज बनती है तो v कैसा होता है, माइनस में, नेगेटिव x डैश प्लस माइनस, और b वाला जो ये सोर्स है यानी ये ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पर है, 24 माइनस एक्स। यू कैसा होता है, नेगेटिव होता है। समझ पाए बात को कि नहीं? देखो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इन दोनों की इमेजेस एक ही जगह पर हो। तो ये कब हो सकता है, जब एक की रियल इमेज और दूसरे की वर्चुअल आपस में क्या कर जाए, कॉन्साइड कर जाए। तो हमने ये माना है कि ए वाले की रियल इमेज बनी है, नाम उसका ए डैश है, और बी वाले की वर्चुअल इमेज बनी है, नाम उसका बी डैश है। तो अब हमने 1/1 इस फार्मूले को यूज किया। जब पहले हमने ए के लिए यूज किया तो एफ की जगह पे प्लस का 9, और v माने डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो रियल इमेज भाई x डिस्टेंस पर है, प्लस का साइन, और u आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हो x लिया गया, u पे तो साइन माइनस चलता है। जब b के लिए गया तो f तो वही है, लेंस तो वही है, और इमेज क्या है, वही x डैश, लेकिन वर्चुअल है, तो यहाँ पे माइनस का साइन, और u की वैल्यू क्या है, 24 माइनस x, लेकिन साइन कैसा होगा, माइनस। यहाँ से आ गया 1/9 माइनस का 1/x डैश और प्लस का 24 माइनस एक्स। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अगर हम दोनों इक्वेशन को प्लस करें, पहली और दूसरी इक्वेशन को प्लस करें, 1/9 दो बार प्लस हो जाएगा। इधर ये 1/x डैश है, यहाँ क्या नेगेटिव का 1/x डैश कट जाएगा, और क्या रह जाएगा 1/x प्लस 24 माइनस एक्स। ये हो गया 2/9 x 24 माइनस एक्स। एलसीएम लेके सॉल्व करना है, x निकाल लेना है, 24 माइनस एक्स प्लस का x कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 24, ये आ जाएगा 48x, ये 12 कर दो इसको 2 टाइम्स,
ये हो जाएगा 24x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 108। सॉल्व कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 108 निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मिलेगी ना। अब देखिएगा x क्या है, x तुम्हारे ऑब्जेक्ट a का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और तुमने अपने वर्किंग मोड में x का साइन ले लिया है ना, यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, साइन आ चुका है पहले से। सॉल्व करो कितना आएगा बताओ, अच्छा सॉल्व करके बताओ मुझे। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है 18 और क्या आ रही है 6, तो दोनों ही पॉसिबल है। अगर x की वैल्यू एक नेगेटिव आ जाती, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं क्योंकि हम तो साइन ले चुके हैं ना, हमें तो केवल वैल्यू चाहिए, बट दोनों ही आ रही है। अगर हम x की वैल्यू 18 लेते हैं तो यहाँ पर 18 रखेंगे, तो इस वाले सोर्स से 18 पर लेंस होगा तो दूसरे वाले से कितना हो जाएगा 6 पर, और अगर 6 लेके चलेंगे तो इस वाले से 6 पर, दूसरे वाले से 6 पर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल इज 3.4 10 to the power minus 30 coulomb meter. The amount of charge on the H plus and Cl minus is इतना 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. Find the distance between the ions. तो H प्लस और Cl माइनस का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया है। आपको तो पता ना कि डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू क्या 2L, ये तुम्हारा H प्लस हो गया और ये Cl माइनस हो गया, इसी को तो हम डाइपोल लेंथ कहते हैं। क्वेश्चन में तुमसे डाइपोल लेंथ पूछी गई है, या कुछ लोगों ने ऐसे लिखा होगा Q इंटू डी, तो जो जिसने जैसे पढ़ा वैसे आपको आंसर देगा। तुम्हारे लिए डाइपोल लेंथ क्या है 2L, उसके लिए क्या है D, और डाइपोल लेंथ का मतलब क्या है दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, तो डाइपोल लेंथ पूछा गया है, तो मुझे डाइपोल लेंथ चाहिए। P की वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है 3.4 10 to the power minus 30 और चार्ज कितना है 1.6 माइनस 19 और ये रही डाइपोल लेंथ, यही पूछा गया है। दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब डाइपोल लेंथ निकाल लोगे, कितना आ जाएगा डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ आ जाएगा 3.4 माइनस 30 अपॉन में 1.6 माइनस 19। सॉल्व कर लेंगे क्योंकि सारे रिजल्ट किसमें दिए गए एसआई में, तो डाइपोल लेंथ यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना आएगा मीटर में आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। मॉड्यूलेशन की बात जब नेक्स्ट क्लास में आप मिलोगे तो मैं कर लूंगा, जो तुमने क्वेश्चन भेजा वो अब है नहीं कोर्स में। जिंदगी के 3 Find out the reading of the voltmeter with the help of the given electrical circuit. एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ है, क्वेश्चन में करेक्शन है क्योंकि बैटरी का वोल्टेज दिखा रहे हैं कितना 18 वोल्ट, प्लस और माइनस नहीं दिखा रहे हैं ना। अब चूंकि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है तो मिसमैच पोलैरिटी नहीं होती है। अगर ये E1 ऐसा होगा, ये E1 है आपका 18 वोल्ट और R1 की वैल्यू 2 ओम है, और E2 आपका ऐसा होगा। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन इसलिए मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि मिसमैच पोलैरिटी नहीं होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्लस प्लस के साथ होता है और माइनस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिसमैच पोलैरिटी हो सकती थी, और यहाँ ये वोल्टमीटर लगा दिया, कह रहा है वोल्टमीटर की रीडिंग बताइए। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि दो सेल जो हैं वो पैरेलल में हैं, और क्योंकि हम इनका इस्तेमाल तो कर नहीं रहे, क्या मैंने कोई बल्ब जोड़ा है क्या, खर्च तो होगा नहीं,
और अगर आप सर्किट में यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल सोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, तो जो उनका वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है? ईएमएफ के बराबर होता है। यानी कि हमें क्या चाहिए? टोटल ईएमएफ चाहिए। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल ईएमएफ का फार्मूला क्या होगा? मैं लिखूंगा वोल्ट मीटर रीडिंग, ये हो जाएगा टोटल ईएमएफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है सिग्मा ई बाई आर और सिग्मा 1 बाई आर। ये आया E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब क्वेश्चन में करेक्शन है तो मैंने बता दिया, करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। और चूंकि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया तो मिसमैच पोलैरिटी नहीं है। अगर मिसमैच पोलैरिटी होती, मान लो कि ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो जो E2 की वैल्यू किसमें आती है? नेगेटिव में। बट ऐसा बोर्ड एग्जाम में नहीं होने वाला है। E1 की वैल्यू है 18, साथ में R1 2, E2 की वैल्यू है 12, साथ में R2 1 बाई R1 तो 2 और R2 तो 1। सॉल्व कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What do you mean by resolving power of a telescope? What will be the resolving limit of telescope having the aperture of 5 meter if the wavelength of light is 5000 angstrom? तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन पूछ रहा है। क्या मुझे ये डिफाइन करनी है या आती है? सुनानी है आपको? अगर मुझे लिखना पड़े कि व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर तो क्या लिखूंगा? द रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर। ये मेरी डेफिनेशन होगी। रिजॉल्विंग लिमिट की डेफिनेशन हमें पता ही है, तो लिखने मेरी डेफिनेशन ना क्वेश्चन वाले पार्ट में फोकस करता है। टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग लिमिट चाहिए, तो टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग लिमिट का फार्मूला क्या होता है? ये भी याद रखो कि जो फार्मूला होता है उसका नाम है एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट, 1.22 लैम्डा बाई कैपिटल डी। ये होता है फार्मूला, और ये एंगुलर वाली लिमिट होती है, तो आंसर किसमें आएगा? रेडियन में। नाउ यू ऑल कैन चेक कि लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 5000 10 टू दी पावर -10 मीटर हो गया, और कैपिटल डी अपर्चर है, कितना है? 5 है, तो 1.22 और ये 10 टू दी पावर -7 रेडियन। सॉल्व हो गया आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पढ़े। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्रिज्म इज कैपिटल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज cot A/2। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो इस क्वेश्चन को लेकर के जो चीज हम आपको फिर से रिकॉल रिवाइज कराना चाह रहे हैं, अगर आपको प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कोई भी हिंट मिलती है, RI ऑफ प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन, अगर ये दो चीजें हिंट में हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है वो कैसे होगा? ऐसे होगा, म्यू प्रिज्म का अपॉन म्यू सराउंडिंग का इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन में साइन A बाई 2। अब क्वेश्चन में जो प्रिज्म का म्यू है वो cot A बाई 2 है। सराउंडिंग में क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है, तो क्या ले लेंगे? A साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन में साइन A बाई 2। डेल्टा M निकालना है, कॉट को ब्रेक करोगे तो आएगा cos A बाई 2 और sin A बाई 2, sin A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन में sin A बाई 2। अपॉन वाला sin A बाई 2 sin A बाई 2 कट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे
अपने बोर्ड एग्जाम को देख रहे हैं। तो इधर रह गया cos a बाई 2 और उधर रह गया sin a प्लस डेल्टा m बाई 2। अब मुझे या तो दोनों तरफ cos मिल जाए या दोनों तरफ क्या मिल जाए sin। जनरली जब ये सिचुएशन आती है तो हमेशा किसको बदलते हैं, cos को बदलते हैं। हमको पता है कि cos x इज इक्वल टू क्या होता है, sin 90 माइनस x। इसको बदल दिया sin 90 और x का मतलब a बाई 2। दोनों तरफ sin आ चुका है, हटा दीजिए दोनों तरफ के sin को, ट्रिग्नोमेट्रिकल कर दो sin। तो इधर आ जाएगा 90 माइनस a बाई 2, उधर हो जाएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2, इधर हो जाएगा 180 माइनस का a अपॉन में 2 और a प्लस डेल्टा m बाई 2, 2 से 2 कट हो गया। 180 माइनस a इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m, a को इधर ले जाओ, 180 माइनस 2a इज इक्वल टू डेल्टा m। डेल्टा m मिनिमम डेविएशन है, यही पूछा गया। 3 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लर्निंग बेस है, मेमोरी बेस है, और रियली इस समय इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ रहे हैं तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन कुछ बातें तैयार है, उससे मेरा क्वेश्चन निकल आएगा। द रेंज ऑफ ए रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्पेक्ट्रम ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ऑप्शंस आर गिवन, सभी ऑप्शंस के आगे C/S लिखा हुआ है। C/S का मतलब है साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। तो रेडियो वाली जो वेव है उसमें फ्रीक्वेंसी बतानी गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब बात आती है तो हमको ये टर्म याद है RME/Xg। एक तो मुझे ये याद है, इनको लिखने का पैटर्न याद है, और हमें ये भी याद है कि अगर R से G तक चले तो लैम्डा क्या करता है, डिक्रीजिंग। बोलो, ये सबसे बड़े लैम्डा का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन है, रेडियो। और जिसका लैम्डा ज्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। लैम्डा फ्रीक्वेंसी कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये जो ऑप्शन दे रहे हैं हम, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी है। तो दिमाग में मेरे यही सेट हो गया कि लैम्डा में रेडियो सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम। तो सबसे कम में ऑप्शन कौन है, फर्स्ट वाला। आप क्रॉस चेक करना भाई, जिसने भी ये क्वेश्चन भेजा है आंसर मैच करा लेना। तो मुझे भी एज इट इज याद नहीं है कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम चार्ट पता होना चाहिए, बट इतनी सी बात से काम बन गया है कि रेडियो की लैम्डा सबसे ज्यादा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम। सिमिलरली गामा का लैम्डा सबसे कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो इस बेस पर मैंने इस क्वेश्चन के आंसर को टिक लगाया है। जिसने भी क्वेश्चन भेजा है वो आंसर चेक करेगा, कंफर्म करेगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या मुझे स्टेट करना पड़ेगा या आप कर लेंगे, ठीक है। द फ्लक्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन phi is equal to AT स्क्वायर प्लस का BT प्लस का C वेबर। ABC वहां पर जो है फाइंड द यूनिट ऑफ ABC, ABC का यूनिट पूछा गया है। अगर A की वैल्यू 0.3 है, B की वैल्यू 0.6 है, C की वैल्यू 0.8 है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निकालना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है, EMF t बराबर 2 सेकेंड पर। तो जो इसका पहला वाला पार्ट है वो किससे कनेक्टेड है, 11th क्लास से। phi इज इक्वल टू दिया गया है AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। डायमेंशन में क्या सीखा था, दो या दो से ज्यादा टर्म्स जब आपस में सब्ट्रैक्शन करते हैं या फिर एडिशन करते हैं, उनकी डायमेंशन कैसी होती है, सेम। तो मतलब डायमेंशन के हिसाब से अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, phi माइनस AT स्क्वायर माइनस का BT माइनस C इज इक्वल टू 0। ये और ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी phi की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन AT स्क्वायर की होगी, वही डायमेंशन BT की भी होगी, और वही डायमेंशन किसकी होगी, C की। क्योंकि दो या दो से ज्यादा टर्म अगर जुड़ रहे हैं
या फिर घट रहे हैं तो 101% क्या डायमेंशन होने चाहिए, सेम टू सेम। यहाँ देखिए कितने टर्म है, 1 2 3 4, जिनके बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस या फिर माइनस। फिलहाल यहाँ पर क्या है, माइनस है। सभी डायमेंशन में सेम होंगे। भाई मीटर मीटर के साथ ही तो ऐड होता है, और कभी मीटर के साथ किलोमीटर आ गया तो हमें क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। ये हमें पता है। देखो इनको ले लो, वो पूछ रहा है कि एबीसी को पहचानो। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एबीसी को पहचानो। फाइंड द यूनिट ऑफ एबीसी, डायमेंशन नहीं, यूनिट। देखो सी की जो डायमेंशन है वो 5 के जैसी है। यार डायमेंशन से यूनिट जा सकते हो ना, ये यूनिट से डायमेंशन भी जा सकते हो, इसलिए यूनिट ऑफ सी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ 5। 5 यहां पे फ्लक्स है तो क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। जरा इसको देख लीजिए, dt की डायमेंशन इज इक्वल टू 5 के डायमेंशन। यहां से b की पहचान करो, b इज इक्वल टू हो जाएगा 5/t, तो क्या हो जाएगा, वेबर अपॉन सेकेंड। b की जो यूनिट है वो निकल आएगा, यूनिट ऑफ b। और फिर यूनिट ऑफ a रह गया, फिर इसको ले लो, तो 80 स्क्वायर की डायमेंशन इज इक्वल टू 5 की डायमेंशन। यहां से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/t स्क्वायर। तो 5 यहां पर वेबर है और t यहां पर क्या, सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ a हो गया। ये आपका a पार्ट हो गया क्वेश्चन का। फिर कह रहा है कि a की वैल्यू अगर 0.3 ले ले, b की वैल्यू 0.6 ले लें और c की वैल्यू 0.8 ले लें, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ईएमएफ। तो हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का d∅/dt। अगर हम इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, लेफ्ट हैंड में ddt और राइट हैंड में भी ddt, 80 स्क्वायर ddt dt का और ddt c का। अकेले कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, a बाहर आ जाएगा ddt t स्क्वायर, b बाहर आ जाएगा ddt t की पावर 1 और ये 0। यहां से आ जाएगा d∅/dt और ddx लिखा हो और साथ में x की पावर n हो, होता है nx की पावर n-1 कर दीजिए तो 2t आ जाएगा। यहाँ पे केवल d आ जाएगा, क्योंकि तो यहाँ पर जब ये फंडा लगाओगे तो डिफरेंशिएशन के बाद में कुछ बचेगा नहीं, t की पावर 0 क्या होता है। तो d∅/dt निकल आया, कितना निकल आया, 280 प्लस b। a की वैल्यू क्वेश्चन ने क्या कहा है, 0.3 लेना है, t की वैल्यू 2 लेना है और b की वैल्यू 0.6 लेना है। 2 2 जा 4 3 जा 12, कितना आ गया, माइनस का 1.8 वोल्ट। ठीक है, तो इससे कहीं ज्यादा वो यूनिट वाला क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इन द एडजेसेंट फिगर ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंसिडेंट रेडिएशन न्यू एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल में न्यू छपा हुआ है, वी होना चाहिए, वी नॉट होना चाहिए। तो ये छोटी सी जो प्रिंटिंग मिस्टेक है वो आप समझ पाएंगे। गिवन है, इज शोन इन द फिगर फॉर द टू लाइट सेंसिटिव मेटल्स ए एंड बी। जितना क्वेश्चन पढ़ा है उससे रिलेटेड जो अभी ग्राफ है पहले बना लो, फिर इस क्वेश्चन में कुछ आगे भी है शायद, देखते हैं कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। यहां पर ये फ्रीक्वेंसी है जो कि है 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ग्राफ में ऐसे दो पैरेलल लाइन है, ये मेटल ए के लिए है, ये मेटल बी के लिए है। यहां लिखा है 0.5 और यहां लिखा है 1.0।
ये ग्राफ दिया गया है, क्वेश्चन नहीं है क्या? अच्छा, अनसॉर्ट पेपर में क्वेश्चन पूरा नहीं है। चलो, तो मेरे ख्याल से इसमें ये पूछ रहा है कि मेटल ए और मेटल बी में ज्यादा सेंसिटिव कौन है, ये पूछ रहा होगा। तो क्वेश्चन को मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज करता हूँ। मेटल ए के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, और मेटल बी के लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ठीक है। कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब आसानी से जो इलेक्ट्रॉन निकाल दे वो कैसा है, सेंसिटिव है, और थोड़ा दिक्कत करके जो इलेक्ट्रॉन निकाले वो कैसा है, कम सेंसिटिव है। कैसे निकलेगा भाई? अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ तुमने बनाया है, ये फ्रीक्वेंसी और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तुमको भी तो ग्राफ ऐसे ही मिला है। ग्राफ की स्लोप ने क्या बताया था? जो ये ग्राफ की स्लोप होती है वो क्या बताती है? वो h/e को बताती है। और जो इंटरसेप्ट होता है, जब इस ग्राफ को तुम आगे बढ़ाते चले जाते हो, ये ऐसे, ये इंटरसेप्ट क्या बताता है? स्लोप बताता है h/e को, और इंटरसेप्ट क्या बताता है? एनीवन? phi/e को। अब इसकी डिटेल आप देखना जाकर के भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी का जब रिलेशन देखोगे तो ये होता है h nu = phi प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी यानी EV0। तो यहां से आपका आ जाएगा V0 = h nu माइनस का phi अपॉन में e साथ में। स्लोप होता है h/e, इंटरसेप्ट होता है phi/e। तो अगर आप a को देखो तो a वाले का इंटरसेप्ट ये आएगा और b वाले का इंटरसेप्ट ये आएगा। ज्यादा इंटरसेप्ट मतलब phi क्या है? ज्यादा। तो a वाले का phi ज्यादा है और b वाले का phi मतलब वर्क फंक्शन। तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन निकालने में प्रॉब्लम करता है, जिसका वर्क फंक्शन कम है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालता है। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन किसका कम है? ए का। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर कि फॉर वर्क फंक्शन अगर देखा जाए, जिसको हम phi से लिखते हैं, तो phi a लेस देन है phi b, इसलिए मोर सेंसिटिव कौन हुआ? मोर सेंसिटिव हो जाएगा ए। ठीक है। इंटरसेप्ट ये डिस्टेंस होती है, ए वाले की कम है और बी वाले की ज्यादा है, phi/e, उसका क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। डायग्राम दिया गया है, एलसीआर सर्किट का डायग्राम दिया गया है। ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, और ये रजिस्टर है, ये एसी जनरेटर है। लिखा हुआ है V = V0 sin 1000t प्लस का phi। ये लिखा है 100 मिली हेनरी 2 माइक्रोफैरेड। ये इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, और ये 400 माइक्रो ओम है। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन द गिवन सीरीज एलसीआर सर्किट। क्वेश्चन का पहला पार्ट है, तो आप बताइए कि सीरीज एलसीआर सर्किट में फेज डिफरेंस निकालते कैसे थे? फार्मूला बताइए भाई। सीरीज एलसीआर सर्किट में फेज डिफरेंस कैसे निकलता है? फेज डिफरेंस को phi से लिखते थे, कैसे निकलता है? फार्मूला बताइए। हम एक ऐसे ट्राइंगल बना लेते थे, ये R होता था, ये Z होता था, और ये XL डिफरेंस XC होता था। नहीं याद है? ये तो याद होगा ना, cos phi = R/Z होता है। cos phi = क्या होता है? R/Z। R होता है रेजिस्टेंस, Z क्या होता है? इंपीडेंस। Z कैसे निकलता था? Z ऐसे निकलता था, √R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। ये ट्राइंगल बनाने का सजेशन इसलिए दिया जाता था
अगर तुम cos phi इज इक्वल टू r बाई जेड करके निकालोगे और वैल्यू अगर वैसे नहीं है जिसमें cos गायब नहीं तो phi के आंसर में cos इनवर्स होगा। मान लो sin इनवर्स चाहिए, tan इनवर्स चाहिए, ट्रायंगल की हेल्प से जिसमें चाहो उसमें निकालो। tan phi निकालोगे तो दिस अपॉन दिस, cos phi निकालोगे तो r बाई जेड, sin phi निकालोगे तो दिस अपॉन दिस, tan phi निकालोगे दिस अपॉन दिस, किसी में भी जा सकते हो। तो अब हमें जो है फाई निकालना है, तो मेरे पास r की वैल्यू तो भाई 400 ओम है, z मुझे चाहिए होगा, मैं r बाई जेड लगा रहा हूं, cos phi इज इक्वल टू r बाई जेड। तुम में से tan phi भी जा सकते हो, जिसका मन tan phi में हो तो tan phi इज इक्वल टू हो जाएगा xl डिफरेंस xc बाई r, वहां से भी phi निकल जाएगा। साइन में भी जा सकते हो। सबसे पहले ओवरऑल आप देख सकते हो कि अगर जो लोग cos phi के लिए जाएंगे उनको z निकालना पड़ेगा, tan में जाएंगे तो xl और xc निकालना पड़ेगा, r हमको दिया गया है तो r की वैल्यू हमारे पास में 400 ओम है, xl इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा, ओमेगा यानी 2 पाई f साथ में l, 2 पाई f, f माने फ्रीक्वेंसी, या सीधे देखो स्मॉल t के साथ जो कुछ भी होता था वो ओमेगा होता था, तो क्वेश्चन में ओमेगा की वैल्यू सीधे डायरेक्ट आ रही है 1000 और L की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 100 मिली हेनरी, 100 माइनस का 3, ये माइनस का 3 और ये 1000 खत्म हो गए, XL 100 ओम आ गया। XC निकालो भाई 1 अपॉन ओमेगा c, स्मॉल t के साथ जो कुछ भी होता है उसको ओमेगा कहते हैं, यहाँ पे 1000 है तो ओमेगा की जगह पे 1000 हो गया। C माने कैपेसिटी कितनी है 2 माइक्रोफैरड है, तो फैरड बना दो माइनस का 6, ये आ गया ऊपर चला जाएगा तो 6 से नीचे 2 10 टू द पावर 3, तो 1000 अपॉन 2 आ गया, कितना आ गया 500। तो XL डिफरेंस XC कितना आ जाएगा, XL की वैल्यू 100 आई है, XC की वैल्यू 500 है, इस साइन होता है डिफरेंस का, मतलब बड़े से छोटे वाले को माइनस करना है, ये आपका 400 आ गया। R की वैल्यू कितनी है 400, मैं आपको बता दूं जो जिसमें जाना चाहता जा सकता, देखो आंसर भैया। Z की वैल्यू देखो क्या निकलेगी, निकाल लेते हैं, √r², R की वैल्यू 400 है और XL डिफरेंस XC की वैल्यू कितनी आ रही है 400, ये 400 कितना आ जाएगा 400√2, सॉल्व करने पे कितना आएगा 400√2, एम आई राइट, आएगा ना, तो ये सॉल्व करने पर आएगा 400√2। अब देखो जिनको cos पसंद है उनका आंसर देखते हैं, तो cos phi इज इक्वल टू r, r है 400, z की वैल्यू है 400√2 एंड वी आर लकी कि हमको जो वैल्यू मिल रही है वो cos की टेबल में मिलती है। 1/√2 किसका होता है 45 डिग्री, cos phi इज इक्वल टू cos 45 डिग्री, phi इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, आंसर। जिनको ये tan पसंद है जरा उनके लिए देखते हैं, XL डिफरेंस XC 400 है, R की वैल्यू भी 400, tan phi इज इक्वल टू 1 आ गया और 1 टेबल में किसके पास है 45, phi की वैल्यू कितनी आ गई 45, आगे दोनों से। पहला पार्ट तो जबरदस्त था, इस क्वेश्चन की जो सबसे अच्छी बात हमें लग रही है वो ये कि जब ओमेगा के लिए आप गए, भाई करंट की इक्वेशन होती है ना I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस माइनस पाई, वोल्टेज की इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू V नॉट, तो स्मॉल t के साथ सीधे क्या मिलता है ओमेगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज की इक्वेशन थी उसमें स्मॉल t के साथ डायरेक्टली क्या दिखाई दे रहा है ओमेगा हमें दिखाई दे रहा है, ये सबसे अच्छी बात है इसकी। क्वेश्चन का अगला पार्ट देखिए, बताइए क्या कर सकते हैं उसको। क्वेश्चन के अगले पार्ट में if a capacitor C1 is connected in the parallel with capacitor C, तो ये आपका कैपेसिटर C है, इसके साथ हमने C1 को लिया और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। जब हमने ऐसा कर दिया
तो जो पावर फैक्टर था वो 1 हो गया। अगर पावर फैक्टर 1 हो गया है तो C1 की वैल्यू क्या होगी? तो हमें पता है कि पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाइव को बोलते हैं पावर फैक्टर। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 हो गया, और cos फाइव की वैल्यू क्या होती है? R/Z, ये 1 हो गया। R इज इक्वल टू क्या हो गया? Z। R इज इक्वल टू Z क्या होता है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का स्क्वायर। स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। R इज इक्वल टू Z है, कर दिया मैंने। मैं सीधे जा सकता था, लेकिन मैंने जो है पूरा रिजल्ट सॉल्व किया हुआ। R इज इक्वल टू Z हो गया, R अपनी जगह पर है, Z की वैल्यू ये लिखी, स्क्वायर किया तो क्या आ गया? ये आ गया। ये देखिए ये आपका 0 हो गया। क्या मिला? XL डिफरेंस XC, क्या आ गया? XL इज इक्वल टू XC, ये आ गया। अब ध्यान देना, बी केयरफुल। XL को तो तुमने लिखा ओमेगा, XC को क्या लिखा? ओमेगा, और नया वाला C, क्योंकि पहले सर्किट में ये C1 नहीं था ना, लेकिन अब आ गया है तो नया वाला C। ओमेगा कितना है? 1000। L कितना है? 100 मिली हेनरी। ओमेगा कितना है? 1000 है। और नया वाला C कितना हो जाएगा? लाइक पहले से ये C था और एक C1 और आ गया, तो पैरेलल में क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3, तो नया वाला C क्या हो जाएगा? C प्लस C1। बोलो भाई। तो ये तो यहां से 100 हो गया, और ये इधर ले जाए, C प्लस C1 हो गया, और ये यहां से 1/1000 हो गया। C1 निकल है क्योंकि C की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफैरड। तो ये C प्लस C1 हो गया 1 2 3 4 5, 1/10⁵, और C की वैल्यू है 2 10⁻⁻6 प्लस का C1, ये आ गया 1 10⁻⁵। लिख सकता हूं इसको, ऐसे लिख सकता हूं। ये इसको मैं देखो यहाँ पे भी -5 ले आऊं तो अच्छा हो जाएगा। ये बनेगा तो ये 0.2 10⁻⁵ प्लस का C1 1 10⁻⁵। यहाँ से C1 की वैल्यू हो जाएगी 1 10⁻⁵ माइनस का 0.2 10⁻⁵। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 0.8 10⁻⁵ फैराड। हो गया। अच्छा क्वेश्चन।